यस मैम। तो हम लोग ग्राम पॉजिटिव तक पढ़ चुके थे, ग्राम स्टेनिंग पढ़ चुके थे। अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक चीज बचा है, वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो जैसे ग्राम स्टेनिंग था हमारा, तो वैसे ही उसी टाइप का डिफरेंशियल टाइप का स्टेनिंग है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो अब जो इसमें पास हो गया तो उसमें हम लोग ग्राम ग्राम पॉजिटिव बोल दिए थे इससे पहले ग्राम स्टेनिंग में, और जो फेल हो गया तो उसको ग्राम नेगेटिव बोल दिए थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी क्या होता है कि जो डिकलराइज्ड नहीं होता है उसको हम लोग एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोल देते हैं, और जो डिकलराइज्ड हो जाता है, अपना स्टेन को लूज कर दिया और वो डिकलराइज्ड हो गया, उसको नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये तो बाद का बात है, उससे पहले हम थोड़ा इंट्रो पार्ट में आते हैं। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है कि अब यहाँ पे क्या है कि एसिड का यूज हो रहा होगा, इसलिए समथिंग एसिड टाइप का नाम लिखा गया है। तो इसमें डीकलराइजेशन के लिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डीकलराइजेशन के लिए हम लोग एसिड का यूज करते हैं, अल्कोहल प्लस HCl का एक इक्वेशन बना के हम लोग यूज करते हैं। और ये सबसे पहले क्या हुआ था, पॉल एलिच इन 1982 में ये लाया था नया टाइप का। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइज का यूज किया था। ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो मल्टीपल डाइज यूज होंगे, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा यूज होंगे। तो मेलाचाइड, ग्रीन मिथाइल ब्लू, उसके बाद अल्कोहल, HCl, ये सब यूज हुआ था। पहले कलर कर दिया, उसके बाद क्या किया, फिर देखा कि ये कलर खत्म होता है या नहीं होता है। जिसमें कलर खत्म हो गया, डीकलराइज्ड हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोले, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। और जो कलराइज्ड हुआ, जिसपे डीकलराइजेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको हम लोग बोल दिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया। फिर से बता रहे हैं कि जो बैक्टीरिया डीकलराइज्ड नहीं हुआ, जिसको हम स्टेन दिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए और वो वैसा ही कलर रह गया, बाद में उसको कितना भी हम रिमूव करने का कोशिश किए वो कलर नहीं रिमूव हुआ, तो वैसे बैक्टीरिया को हम लोग बोले एसिड फास्ट बैक्टीरिया। दूसरा एक कैटेगरी जिसको हम कलर किए, बट जैसे ही उसमें डीकलराइजर डाले, जैसे ही उसको रिमूव आउट किए डीकलराइजर के साथ, तो वो रिमूव आउट हो गया, उसका कलर चला गया, वो व्हाइट हो गया। उसके बाद फिर कोई और कलर दिए तो वो उस कलर का हो गया। तो वैसे एक बैक्टीरिया नॉन को एसिड हम लोग बोले नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया आप समझ गए? यस मैम। यस अब मैम। हाँ ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा होगा कि कुछ बैक्टीरिया कलर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा? तो ये एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या था कि मेनली माइकोबैक्टीरिया क्लासेस के लिए किया गया। अब माइकोबैक्टीरिया में क्या था कि उसका जो ऊपर का जो था, उसका जो सेल वॉल था, वो मेनली क्या चीज का बना हुआ था, वैक्सी सब्सटेंस, इम्परमिएबल सब्सटेंस का बना हुआ है, वैक्स टाइप का सब्सटेंस का बना हुआ है, कि जिसको कोई भी चीज को छेद कर पाना, अंदर जाना मुश्किल था, या जो एक बार चला गया उसको वापस लौटना मुश्किल था। तो जो उस कैटेगरी में आए, एसिड फास्ट बैक्टीरिया के कैटेगरी में आए, वो हमारा कौन था, माइकोबैक्टीरियम कैटेगरी का बैक्टीरिया था। जो माइकोबैक्टीरियम नहीं था स्पीसीज, वो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया में आया। तो यहां तक आप समझ गए कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या है, जो डीकलराइज नहीं हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कलर के बाद में डीकलराइज नहीं हुआ, दैट इज, हेलो बोलिए, शिवम, कौन शिवम? हाँ बोलो शिवम। तुम फिर से एडमिशन लो, फिर से क्लास करो, और चलो मेरा क्लास चल रहा है, तुमसे हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अब मार्कशीट के लिए हम देखते हैं क्या होता है, ठीक। चलिए, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। एसिड फास्ट बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो डिकलराइज्ड नहीं होता है, और एसिड फास्ट, नॉन एसिड में क्या हुआ, डिकलराइज्ड होगा, उसके बाद अब फिर से कलर चढ़ाना चाहे तो वो फिर से कलर चढ़ जाएगा। अब क्यों हुआ इसमें माइकोबैक्टीरिया हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया आया, क्यों आया? इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया का जो प्रोसीजर है, इसका मेन क्या बोलते हैं, मेन प्रिंसिपल ये है कि जो माइकोबैक्टीरिया है उसका जो सेल वाल है उसमें बहुत ज्यादा वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सीलाइज सब्सटेंस बहुत ज्यादा है, लिपिड लेयर बहुत ज्यादा है, लिपिड टाइप का जो सब्सटेंस है वो बहुत ज्यादा है।
तो अब लिपिड क्या है हमारा, वाटर इंसॉल्युबल है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने कलर डालेंगे, कलर डालते हैं, कलर में हम क्या डालते हैं जनरली, मेलाचाइट ग्रीन और मिथाइलिन ब्लू, ये तो पहले हम डालते थे, बट अभी जो नया आया है वो है हमारा झील निल्सन। एसिड फास्ट स्टेनिंग के अंतर्गत ही आता है झील निल्सन स्टेनिंग, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो झील निल्सन में क्या होता है, या इसमें भी एसिड फास्ट स्टेनिंग में क्या होता है, मेन प्रिंसिपल क्या है कि हम उसमें कलर डालते हैं और वैसा कलर इस्तेमाल करते हैं जो उसके लिपिड लेयर को पार कर जाए। सारा कोई वाटर सॉल्युबल नहीं है वो, तो हम क्या करते हैं, लिपिड सॉल्युबल डाई यूज करते हैं जो उसके लिपिड लेवल को पार कर जाए। और उसमें भी पार कराने के लिए क्या करते हैं, हीट भी कर देते हैं, हीट करेंगे तो जल्दी पार हो जाएगा। अब वो पार हो गया, अब उसके अंदर में चला गया, उसके साइटोप्लाज्म में चला गया, साइटोप्लाज्म में पूरा मिक्स हो गया सारा सेल्स का कलर, वो कलरफुल कर दिया, जो भी कलर हम दिए वो सारा कलरफुल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या बोला, कलर करके क्या करना है, डीकलराइज करना है। तो डीकलराइज करने के लिए क्या लिया, स्ट्रॉन्ग कोई डीकलराइजर लिया। स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर के लिए क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। कंसंट्रेशन HCl के साथ हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल मिलाते हैं, दोनों को एक खास प्रोपोर्शन में मिला के डीकलराइजर का रूप देते हैं। तो अब जो ये डीकलराइजर है वो, उसको जैसे ही आप उसके ऊपर डालेंगे, उस स्मेयर के ऊपर डालेंगे, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो उसका सेल वॉल है वो क्या चीज का बना है, लिपिड्स का है, मेनली बहुत ज्यादा लिपिड्स वाला कंपोनेंट है उसमें, तो वो उसको पार नहीं कर पाता। अब उसको पार नहीं कर पाया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अंदर तो वो रेड है, उसको पार नहीं कर पा रहा है, तो उसको डिकलराइज ही नहीं कर पा रहा है। बाकी दूसरा स्टेन में जैसे ही ये जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके सेल वॉल को इजिली पार कर जाएगा और उसको आराम से डिकलराइज कर देगा। जो पहले जो कलराइज हुआ है उसको आराम से डिकलराइज कर देगा। तो अब दो तरह का है, एक को तो पार नहीं कर पाया, वो जैसा रेड का रेड ही रह गया, दूसरे को क्या कर दिया, डिकलराइज करके व्हाइट कर दिया। अब क्या हुआ, अब हम कोई भी कलर डालेंगे, इस पे जो कलर डालेंगे वो ऑलरेडी रेड है, उस पे कोई कलर नहीं चलेगा। दूसरा जो व्हाइट हो गया है उस पे हम कोई भी कलर डालेंगे तो क्या होगा, चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा मैम। ऑब्वियस चढ़ेगा। तो जो जिस पे कलर चढ़ गया व्हाइट के बाद, डिकलराइज होने के बाद जो चढ़ गया, वो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, जिसपे कोई कलराइजेशन नहीं हुआ, जो पहला स्टेन वाला ही कलर रह गया, वो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। अब हम, यही है हमारा एसिड फास्ट स्टेनिंग, उसके अंतर्गत ही ये सबसे मॉडिफाइड स्टेनिंग है, झील निल्सन स्टेनिंग। अब हम इसमें पढ़ेंगे झील निल्सन, एक दो साइंटिस्ट हुआ, तो पहले आया झील, उसके बाद उसने ये प्रोसीजर रखा और नेल्सन थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफाई किया और अपना भी नाम दे दिया उसको। तो इस स्टेनिंग को बोलने लग गए हम लोग झील निल्सन स्टेनिंग। अब कैसे करते हैं प्रोसीजर हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, हम स्मेयर बनाते हैं, वो एक स्लाइस लेते हैं, उसमें वो लूप फुल डालते हैं, उसके बाद उसको फिक्स कर देते हैं ताकि इधर उधर नहीं जाए। फिक्स करने के बाद हम लोग क्या किए, इसमें कार्बोफुस्टिन कलर डाले। कार्बोफुस्टिन डाई है और ये कैसा डाई है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड के अंदर जा सकता है, इजिली लिपिड को पेनिट्रेट कर सकता है। और यहाँ पे हमारा जान रहे हैं कि माइक्रोजो बैक्टीरिया, उसमें बहुत ज्यादा लिपिड लेयर है वो, तो हम लोग वैसा डाई यूज कर रहे हैं, मतलब इन लोगों ने वैसा डाई यूज किया जो उसके लिपिड लेयर को आराम से पेनिट्रेट कर सके। तो कार्बोफुस्टिन को क्या किया, उसमें डाले तो आराम से चला गया। और भी बेहतरीन रूप से अंदर चला जाए तो उसमें क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या हुआ, और इजिली वो पास कर गया, और इजिली वो पेनिट्रेट कर दिया। उसके बाद क्या किया, आफ्टर 5 मिनट्स उसको कलर को छोड़ने के बाद उसको टैप वाटर से धो दिया, बाकी जो भी एक्स्ट्रा स्टेनिंग था वो निकल गया। दोनों हम ले रहे हैं, एसिड फास्ट बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरिया स्पीसीज ले रहे हैं, एक कोई भी बैक्टीरिया ले रहे हैं, दोनों में हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी हम कलर डाले, इसमें भी कलर डाले। इनिशियली दोनों में कलर एक जैसा है, डिफरेंस अभी कोई नहीं दिखा, क्योंकि इसमें भी लिपिड लेयर था तो आराम से चला गया, इसमें भी चला गया आराम से। उसके बाद क्या है कि अब हमको क्या करना है, डीकलराइज करना है। पहले तो कलर हो गया सारा, अब हमको डीकलराइज करना है। तो डीकलराइज करने के लिए हम लोग क्या किए, कोई भी एसिड लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए या कोई भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, कोई भी कलर लीजिए जो स्ट्रॉन्ग डीकलराइजर का काम कर रहा हो। अब उसको हम लोग क्या किए, डीकलराइजर लिए और 1 मिनट तक रखें। अब जैसे 1 मिनट तक आप रखेंगे इसको तो क्या होगा कि जो माइक्रोबैक्टीरिया है उसमें क्या है,
लिपिड लेयर बहुत ज्यादा है, तो ये उतना जल्दी उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको डीकलराइज नहीं कर पाएगा। बट दूसरा वाला जो केस है, दूसरा वाला जो स्लाइड्स है, उसमें ये क्या करेगा, इजिली पेनिट्रेट करेगा और उसको डीकलराइज कर देगा। उसके बाद क्या करना है, वाटर से उसको रिमूव आउट कीजिए ताकि जो भी एसिड वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाए, डीकलराइजर वाला पार्ट बाहर निकल जाए। उसके बाद जो आप विजुअल देखेंगे तो क्या दिखेगा, जो माइकोबैक्टीरिया वाला पार्ट था वो आपको रेड का रेड ही दिख रहा है, और दूसरा वाला जो है वो आपको व्हाइट दिख रहा है, वो टोटल डिकलराइज्ड हो गया। जो भी इसमें रेड कलर था, पिंक कलर था, डार्क पिंक कलर था, वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद अब क्या करना है, फिर से एक कलर करके देखना, डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो एक कलर से काम नहीं चलेगा, फिर से हम कलर करके देखते हैं। तो हम क्या डालते हैं, मिथाइलिन ब्लू डालते हैं। तो अब मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा, दोनों में मिथाइलिन ब्लू डालें, 30 सेकेंड्स के लिए छोड़े, फिर उसको वाटर से वॉश कर दिए। तो अब ये जो रेड कलर है उस पर मिथाइलिन ब्लू का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि एक तो हम इसको 30 सेकेंड के लिए रख रहे हैं, दूसरा क्या है कि मिथाइलिन ब्लू उतना इजिली लिपिड्स के अंदर नहीं जाएगा, और दूसरा में क्या होगा, एक तो वो व्हाइट है और उसमें लिपिड लेयर उतना ज्यादा नहीं है, तो वो इजिली उसको वहां पे चला जाएगा और अपना ब्लू कलर दिखेगा। और पहला वाला जो माइकोबैक्टीरिया वाला रहेगा वो क्या रहेगा, सेम टू सेम पहले वाला कलर रहेगा, डार्क पिंक है तो डार्क पिंक रहेगा, रेड है तो रेड रहेगा। उसके बाद हम फिर जाके इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ये पूरा प्रोसेस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया हमको रेड दिख रहा है, कौन सा बैक्टीरिया हमको ब्लू दिख रहा है। तो यही जो प्रोसेस है, यही है हमारा झील निल्सन स्टेनिंग। अब देखिए इसका कलरफुल में हम देखते हैं। देखिए पहला ये स्लाइड्स है, एक स्लाइड्स के एक लूप में लिए, उसमें कार्बोल फुस्सिन रख दिए। उसके बाद हम उसको थोड़ा हीट किए ताकि वो कलर हो जाए, कलर होने के बाद क्या हो जाए कि वो ज्यादा इजिली पेनिट्रेट कर जाए। उसके बाद हम क्या किए, इसमें डीकलराइज किए। जैसे ही डीकलराइज किए तो वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया, व्हाइट दिखने लग गया। उसके बाद हम क्या किए, फिर से हम एक और डाई डाल रहे हैं, ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। जो व्हाइट पार्ट है उसमें जो भी बैक्टीरिया अगर नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो वो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, और जो रेड वाला है वो रेड ही रह जाएगा, एसिड फास्ट बैक्टीरिया। तो ऐसा कुछ दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंतर्गत कि जो यहाँ पे देखिए, इनिशियली दो तरह का बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, एक रेड, एक लंबा वाला बैक्टीरिया है, एक गोल वाला। तो लंबा वाला जो है वो हमारा माइकोबैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, और जो गोल वाला है वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इनिशियली जैसे आप उसको कार्बोल फोस्फीन से कलर किए तो सारा एक जैसा दिख गया, पिंक दिख गया या डार्क पिंक दिखा या रेड दिखा, एक जैसा दिख रहा है। अभी आपको कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं मैम। नो मैम। उसके बाद आप जब उसको हीट किए तो क्या हुआ कि वो और इजिली उसके अंदर चला गया, उसके लिपिड लेयर में और इजिली चला गया। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, डिकलराइज किए उसको। डिकलराइज जैसे आप किए तो उसमें क्या है कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, और जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया उसको डिकलराइज करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, जो माइकोबैक्टीरिया है वो आपको दिख रहा है, सिर्फ 4 माइकोबैक्टीरिया आपको सिर्फ दिख रहा है, बाकी पूरा व्हाइट दिख रहा है। अब पूरा व्हाइट दिख रहा है, तो अब इसमें नॉन फास्ट बैक्टीरिया है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं। जो ऑलरेडी रेड है उसको क्या, वो दूसरा कलर करेगा नहीं, क्योंकि वहां पे लिपिड लेयर को वो इजिली पास कर नहीं पाएगा। तो अब वो क्या करेगा, दूसरा जो कलर है, जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, वो व्हाइट कलर है, तो उसको इजिली ब्लू कर देगा। तो अब देखिए आपको जितना भी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो दिख रहा है, वो ये पॉइंट वाला ब्लू ब्लू ब्लू। कोई दिक्कत? ग्राम स्टेनिंग और ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से है हमारा ईस्ट स्टेनिंग, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे उसको हम लोग करते हैं वैसे इसको भी करते हैं कि कोई भी पहले स्मीयर बनाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट डाई लेते हैं, फिर इमल्सिफाई करके उसको कवर स्लिप डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। कोई भी स्टेनिंग करना हो हम सेम प्रोसेस करते हैं, बट अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, डाई यूज करते हैं। एज एसओपी में जैसा दिया रहता है, जो प्रोसीजर में दिया रहता है, वैसे हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है झील निल्सन स्टेनिंग एंड ग्राम स्टेनिंग। ये दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं।
मैम एक बार ग्राम स्टेनिंग के बारे में बता दीजिएगा मैम, ग्राम क्लास नहीं हो पाया कर पाए थे। ग्राम स्टेनिंग क्या है कि सबसे पहले हमारा क्रिश्चियन ग्राम 1884 में ये लाया था। तो अब इसमें सेल का इसके हिसाब से जो पास कर गया वो क्या कहलाया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो पास नहीं कर पाया वो क्या कहलाया, हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब इसका प्रोसीजर क्या है, मेनली हम प्रोसीजर में आते हैं। तो फर्स्टली क्या है कि कोई भी स्लाइड्स हमको पता नहीं है कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, हमको ये पता नहीं है कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्टली तो कोई भी बैक्टीरिया लिए, हम उसको फिक्सेशन किए, स्लाइड्स लिए, स्लाइड्स पे लूप लिए, उसको थोड़ा हिट किए, फिक्स किए। कवर स्लिप नहीं लगाएंगे क्योंकि कवर स्लिप लगाएंगे फिर अब स्टेन कैसे करेंगे, परमानेंट होने के लिए कवर स्लिप लगाते हैं। उसके बाद हम क्या किए कि क्रिस्टल वॉयलेट डाले दोनों पे 2 स्लाइड से हमारे पास, हमको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, या दोनों ग्राम पॉजिटिव है या दोनों ग्राम नेगेटिव है, हमको टेस्ट करना है। तो 2 स्लाइड्स लिए, हम दोनों पे लूप फुल डाल दिए बैक्टीरिया का। उसके बाद हम क्या किए, डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कितना यूज करेंगे, 2 से ज्यादा हम डाई यूज करेंगे। तो फर्स्ट डाई हम जो यूज करते हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट यूज करते हैं। तो जैसे व्हाइट पे आप क्रिस्टल वॉयलेट डालेंगे तो क्या होगा, उजला पे कोई भी कलर डालेंगे तो उसी कलर का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद क्या करते हैं कि क्रिस्टल वॉयलेट डाल के फिर जितना बार भी हम कलर डालेंगे उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ेंगे, विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकंड 30 सेकेंड्स या किसी किसी को 1-2 मिनट के लिए भी छोड़ते हैं। तो अब उस सेकेंड्स के बाद क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिंज करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्रिस्टल वॉयलेट की जगह पे फिर उसको वाटर के साथ हटा दिए, वाटर के से धो दिए। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा स्टेनिंग होगा वाटर के साथ निकल जाएगा, बट व्हाइट है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं। तो आयोडीन ट्रीटमेंट करने के बाद क्या होता है कि आयोडीन क्या करता है कि जो भी रसायन वाला चीज है, उसका जो भी केमिकल वाला चीज है, उसको खत्म करके क्या करता है कि अपना वो कलर दे देता है, आयोडीन अपना कलर दे देता है। तो आयोडीन के कलर से वो क्या होता है कि वॉयलेट कलर का हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डीकलराइजर का यूज करते हैं। जैसे इससे बाद वाला में आप किए झील निरीक्षण में डीकलराइजेशन का यूज किए, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कलर को हटाने के लिए कोई भी चीज यूज करते हैं। तो वहां पे वो एक रेशियो में आप यूज किए, तो जैसे क्या देखते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ग्राम नेगेटिव में वो डीकलराइजर हुआ। तो अब क्यों हुआ ऐसा, तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे वहां पे क्या है कि लिपिड लेयर बहुत ज्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे भी पेप्टिडोग्लाइकेन जो है बहुत ज्यादा थिक लेयर में है, ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे कलर अंदर तक चला गया तो डीकलराइजेशन उतना कम सेकेंड्स में वो पूरा कलर को हटाना मुश्किल हो जाता है उसके लिए उतना कम समय में। लेकिन ग्राम नेगेटिव में वो थिन लेयर रहता है, काफी कम लेयर रहता है, तो उसको इजिली हटा देता है। हालांकि हम बहुत 1-2 घंटा के लिए नहीं छोड़ते, 1-2 घंटा के लिए छोड़ेंगे तो वो भी हट जाएगा, बट बहुत कम समय के लिए रखते हैं दोनों को। तो जिस हिसाब से वो ग्राम नेगेटिव का कलर डिकलराइज करता है उतना ये कलर इसका ग्राम पॉजिटिव में उतना में वो कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे व्हाइट हो गया उसके बाद हम उसको सेफ्रानिन के साथ कॉन्ट्रास्ट स्टेन करते हैं, फिर से उसको स्टेनिंग करते हैं। तो जो व्हाइट है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेफ्रानिन का कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। तो लेकिन जो पहले से वॉयलेट है, वॉयलेट और डार्क पिंक में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। तो अब ये क्या है कि सेफ्रानिन का कोई भी असर ग्राम पॉजिटिव पे नहीं पड़ता है। तो यही है हमारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। जो पहले डिकलराइज होके पिंक कलर देता है वो है हमारा ग्राम नेगेटिव, और जो एज इट इज कलर रिमेनिंग शुरू से रह जाता है वो है हमारा ग्राम पॉजिटिव। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो आप जब रिजल्ट देखेंगे तो वो हमको क्या दिखता है कि पर्पल कलर का दिखता है या ब्लू कलर का दिखता है, और ग्राम नेगेटिव क्या है हमारा पिंकिश कलर में दिखता है, रेड पिंकिश कलर में दिखता है। ओके, यस मैम। स्टेनिंग प्रोसीजर लिखने के लिए आपको एग्जाम में जरूर आएगा, झील निल्सन या ग्राम पॉजिटिव में से कोई एक। कोई कंफ्यूजन के नहीं को?
नो मैम। नो मैम। ओके, तो जो भी इस टाइप की चीजें हैं वो क्या है, हमारा फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। तो अब क्या है कि डेमोग्राफी क्या है कि एक तरह का साइंस है, जैसे एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे थे आप, वो भी एक तरह का साइंस है, जिसमें कि आप क्या पढ़ रहे थे एपिडेमियोलॉजी में, क्या पढ़ रहे थे बताइए आप लोग, क्या पढ़ रहे थे एपिडेमियोलॉजी में, क्या पढ़े, बहुत दिन तक पढ़े एपिडेमियोलॉजी भी हम लोग, क्या पढ़े हैं? हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के बारे में, मतलब एपिडेमियोलॉजी में हम लोग मेनली क्या पढ़े हैं, डिजीज के बारे में, कैसे डिजीज हो डिजीजेस रहा एंड है, ऑल, डिजीज और को उससे कैसे फाइट और करने बचाव कर का। सकते हैं, मतलब टोटल डिजीज के बारे में हम पढ़े हैं, स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, यही पढ़े हैं हम लोग। कंट्रोल में फिर हमारा इम्यूनिटी वाला कैसे वैक्सीन आ रहा था, इम्यूनिटी नहीं आ रहा था, वैक्सीन आ रहा था। तो ये है एपिडेमियोलॉजी हमारा। वैसे ही है हमारा डेमोग्राफी, ये भी एक तरह का साइंस है जो पॉपुलेशन रिलेटेड है, उसमें हम टोटल एस्पेक्ट पढ़ते हैं पॉपुलेशंस के बारे में, कुछ भी बातें अगर पॉपुलेशंस के बारे में हो रहा है तो वो है हमारा डेमोग्राफी, चाहे वो पॉपुलेशन प्रोग्रेस के बारे में हो रहा है, कोई भी आदमी मर रहा है फैमिली में वो हो रहा है, फैमिली है तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कहाँ से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। आप भी हैं, आपके घर में 10 लोग हैं, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। फैमिली में अगर बर्थ हुआ तो वो क्या बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है आपकी फैमिली का भी और पूरे इंडिया का भी। तो कितना बच्चा स्कूल जा रहा है, कितना एजुकेशन है, टोटली जो भी स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, वो क्या है हमारा डेमोग्राफी है। यहाँ तक में कोई दिक्कत की नहीं को? नो मैम। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल। कभी कभी एग्जाम में आपको पूछता है कि राइट अबाउट डेमोग्राफिक साइकिल। तो डेमोग्राफिक साइकिल क्या है, तो हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ते रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ता है, तो यही चीज को स्टडी करना है, यही जो बढ़ने घटने वाला चीज है ये कंटिन्यू चलते रहता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले के जमाने में क्या होता था, अभी के जमाने में क्या हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो पॉपुलेशन रिलेटेड है, कैसे है वो हम जानते हैं। तो हमारा डेमोग्राफिक साइकिल का फर्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब स्थिर, है ना, रुका हुआ। हाँ स्थिर। तो इसमें क्या होता था कि जैसे 1920 में, हमारा देश जब 1920 में था, तो थोड़ा सोचिए क्या हुआ हमारा देश का, एजुकेशन लेवल बहुत कम होगा, गरीबी होगा, मतलब इस टाइप का चीज होगा 1920 में हमारा, है ना, उतना कॉन्ट्रासेप्शंस मेथड नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल प्लान नहीं होगा, तो और उसके बाद इतना चीज तो नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, मेडिकल सर्विसेज नहीं होंगे, डॉक्टर्स इतने नहीं होंगे, इतने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, ना बर्थ होगा ना डेथ, मतलब बर्थ भी दोनों होगा, और डेथ दोनों होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दोनों होगा, हाँ। तो हॉस्पिटल्स उतना बढ़िया नहीं है, तो अब वहां पे क्या हो रहा है कि दोनों चीज होगा, दोनों एट अ टाइम होगा, उतना ही बर्थ होगा, एजुकेशन की कमी है, उतना ही बर्थ होते रहेगा, उतना बर्थ रेट उतना ही होगा, ऊपर से क्या है कि हॉस्पिटल नहीं है, बच्चे भी मरेंगे, माँ भी मरेगी, तो मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बढ़ रहा है, माँ बच्चे के साथ क्या दूसरा पॉपुलेशन भी मर रहा है, एक कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं, पूरा गांव उड़ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन स्टेशनरी फेज में रहता है, आदमी मरे आदमी जन्म ले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, स्टेशनरी फेज में रह गया आदमी, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेशनरी फेज में रह गया, और ये हमारा लगभग 1920 के लगभग में हमारा देश का ये फेज था। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो मैम। फिर सेकेंड फेज में क्या है, एक्सपेंडिंग स्टेज हो गया। एक्सपेंडिंग स्टेज क्या हो गया कि अब थोड़ा क्या है कि डॉक्टर सब आदमी जागरूक हो गया, हॉस्पिटल्स थोड़े बढ़ने लग गए, बहुत तो नहीं बट थोड़े होने लग गए। तो सेकेंड स्टेज में क्या है कि डेथ रेट तो कम होने लगा, मॉर्टेलिटी रेट चाहे वो चिल्ड्रन का हो, बच्चे का हो, कम्युनिकेबल डिजीज अगर बढ़ रहा है तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स तो मिल रहे थे, बट वहां पे क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं रहा, वहां पे फिर बर्थ कंट्रोल का उतना प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि डेथ रेट कम हुआ, बर्थ रेट ज्यादा हुआ, डेथ रेट कम हुआ, बर्थ रेट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ, पॉपुलेशन काफी पॉपुलेशन बढ़ से गया, बढ़ने लग गया, बहुत तेजी के साथ बढ़ने लग गया, ये हमारा सेकेंड स्टेज था। थर्ड स्टेज में क्या हुआ
कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, मतलब एक्सपेंड तो कर रहा है बट थोड़ा धीमे मात्रा में कर रहा है। वो ग्रोथ कर रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है हमारे देश का अभी भी, जो अभी का कंडीशन है। तो अभी क्या है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स भी है, लोग के पास आइडियाज भी है कॉन्ट्रासेप्शन के, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो स्टेशनरी नहीं है। तो थर्ड स्टेज में क्या है कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज है, कि मतलब बढ़ तो रहा है बट थोड़ा धीमे मात्रा में बढ़ रहा है सेकेंड स्टेज की तुलना में। तो अब यहाँ पे क्या है कि डेथ रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो गया, बच्चों का भी कम हो गया है, माँ का भी कम हो गया, दूसरा डिजीज के कारण भी लोग कम मर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि बर्थ रेट भी कम है, ऐसा नहीं है कि बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है। जिस टाइप से सेकेंड स्टेज में था बर्थ रेट भी कम है, लोग अभी बहुत सारे नॉर्म्स भी आ गए, गवर्नमेंट नॉर्म्स के 2 बच्चे रखने हैं, तो इस टाइप से क्या है कि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से डेथ रेट है उस हिसाब से बर्थ रेट कम नहीं हुआ है, उस डेथ रेट के कंपैरिजन में अभी भी बर्थ रेट क्या है, ज्यादा है, इसीलिए पॉपुलेशन क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है धीरे मात्रा में। कोई दिक्कत? तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सब इस स्टेज में आ रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ स्टेज जो है लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ पे लो रेट भी, बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी है, तो वहां का पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ रहा है। तो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, तो वहाँ क्या है कि बहुत ज्यादा ना पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए वो डेवलप्ड है, क्योंकि वो सारा कुछ रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है, हर किसी को उतना चीज मिल रहा है। हमारे देश में पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है, वो पूरा अमेरिका एक उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, इतना पॉपुलेशन कम है वहाँ का। तो वहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है वहाँ पे, डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है। फिफ्थ स्टेज क्या है, डिक्लाइनिंग फेज। अब डिक्लाइनिंग फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन बर्थ रेट कमेगा भी मैम, कम होगा, डेथ रेट भी कम होगा। डेथ रेट ज्यादा होगा ना। बर्थ रेट हाँ, ज्यादा होगा मैम, डेथ, बर्थ रेट हाँ कम होगा। हाँ, बर्थ रेट काफी कम है, डेथ रेट ज्यादा है, इसीलिए तो यस पॉपुलेशन मैम, डिक्लाइनिंग हो रहा है ना, पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रहा है, यस क्योंकि बर्थ रेट वहाँ पे कम है डेथ रेट की तुलना में, डेथ रेट डेथ ज्यादा है। रेट बहुत ज्यादा है। तो अभी ऐसा जर्मनी और हंगरी सब में क्या है कि वहाँ पे डेथ रेट ज्यादा है, किसी वजह से लोग बहुत मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। ट्राइबल एरिया में जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन वाला जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे क्या है, ट्राइबल सब मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ वो लोग फिफ्थ स्टेज में जा रहे हैं, वो लोग फिफ्थ स्टेज में जा रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि उनको जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, लोग वैसे ही मरने जा रहे हैं। तो ये हमारा डेमोग्राफिक साइकिल का 5 स्टेज है जो आपको जानना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यस मैम। यस मैम। जिनको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दें कि पहला स्टेशनरी स्टेज में क्या है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, डेथ रेट भी ज्यादा है, दोनों एक समान तेजी से बढ़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लोग जन्म भी रहे, लोग मर भी रहे। 10 आदमी जन्म लिया, 10 आदमी मर गया, माइनस कितना, दोनों को माइनस करोगे, 0, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया, स्टेशनरी फेज में आ गया। सेकेंड फेज में क्या है कि डेथ रेट कम हुआ बट बर्थ रेट उतना ही है, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़ रहा है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि डेथ रेट कम हुआ है, बर्थ रेट भी कम हुआ है, दोनों कम हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से बर्थ डेथ रेट फिर रेट, भी ज्यादा है। हाँ बर्थ रेट फिर भी ज्यादा है डेथ रेट की कंपैरिजन में, तो अभी भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है बट थोड़ा धीमे गति से बढ़ रहा है। फोर्थ स्टेज में क्या है, कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कम कम है। पहला स्टेज में दोनों हाई हाई था, तब कांस्टेंट था, बट फोर्थ स्टेज में क्या है कि दोनों कांस्टेंट है बट दोनों बहुत कम कम है। ठीक है। और फिफ्थ स्टेज में डिक्लाइनिंग है, बर्थ रेट की तुलना में डेथ रेट ज्यादा है, तो ये हमारा डेमोग्राफिक साइकिल है। तो इससे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है हमारा मेन है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस। तो फर्टिलिटी है, तो जो भी एबिलिटी है चाइल्ड प्रोड्यूस करने का, डेट इज फर्टिलिटी, उसको ही हम लोग फर्टिलिटी बोलते हैं, या फर्टिलिटी रेट जब पूछा जाता है तो हम लोग कितने बच्चे बोर्न हुए, एक कपल्स को पर कपल्स कितने बच्चे बोर्न हो रहे हैं, तो वो मेजर करता है फर्टिलिटी रेट। ये डिफरेंट चीज पर डिपेंड करता है, एज ऑफ मैरिज, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, ये सब आप समझ गए होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है फर्टिलिटी में?
जिनका उम्र बहुत कम उम्र में शादी हो गया, 18 में हो गया, अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं लिए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा बच्चे होंगे, और बहुत लेट से हुआ तो उनका वैसे ही फर्टिलिटी पावर कम हो गया, 35 के बाद हुआ तो 1-2 बच्चे ही होंगे। तो ये सब चीज, ड्यूरेशन कितना दिन मैरिड लाइफ चल रहा है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैरिड लाइफ चलाने से पहले तलाक हो जा रहा है, तो ड्यूरेशन कम हो रहे हैं मैरिड लाइफ के। तो ये सब चीज है, वो सब आप खुद पढ़ेंगे। उसके बाद फर्टिलिटी को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो जैसे हम लोग पॉपुलेशंस को मेजर कर रहे थे, मोर्टेलिटी को मेजर कर रहे थे, मॉर्बिडिटी को मेजर कर रहे थे, एपिडेमियोलॉजी में हम लोग डिफरेंट चीज पढ़े थे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, इस टाइप से। तो वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट रेशियो में हम निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं। जैसे कि क्रूड बर्थ रेट है, तो क्या क्या बर्थ रेट है, कितना जन्म लिया बच्चा, नवजात कितना जन्म लिया, तो कितना है पूरा मिड ईयर का पॉपुलेशन, और कितना लाइव बर्थ हुआ इन 2000, इस टाइप से हम डेथ रेट भी निकालते थे। तो इन लोग का एक फॉर्मूला है जिस तरह से हम निकालते हैं कि फर्टिलिटी रेट कितना है या मैरिटल फर्टिलिटी रेट कितना है, जो भी लोग मैरिड हैं तो उन लोग का क्या, और जितने भी फीमेल्स में तो उनका क्या फर्टिलिटी रेट पावर है, फर्टिलिटी रेट क्या है, किस उम्र में शादी हुआ, तो इन सबको पॉइंट वाइज इन सबका फॉर्मूला दिया रहता है, उस पे हम सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग मेनली क्या है कि आप फैमिली को कैसे लिमिट कर रहे हैं, प्लान करके लिमिट कर रहे हैं कि कितने बच्चे होने चाहिए आपके इकोनॉमिक स्थिति के अनुसार, आपके सोशल चीज के हिसाब से, टोटली जो भी चीज हो रहा है कि जिससे कि आदमी फिजिकली और मेंटली नॉर्मल रहे, हैप्पी रहे, उतनी तो वो जो कंसर्न है उसको ही हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। बाकी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, आई थिंक इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो हम नोट्स भेज देंगे, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, जिनको जहाँ दिक्कत होगा वो बताएंगे, तो शॉर्टकट में हम लोग जाएंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो मैम। तो अभी अटेंडेंस के लिए आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्लास देखते हैं। ओके, आइए अटेंडेंस के लिए। ओके, आप लीव कर सकते हैं, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम।